नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 7 अप्रैल 2023 के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो पीआईबी फ्लैग्ड फेक न्यूज़, ये क्या चीज़ है। देखिए, जो आईटी रूल्स हैं 2021 के, इसमें भी लगभग एक महीने पहले 2023 में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए। वो पर्टिकुलर अमेंडमेंट्स क्या बोल रहे थे कि अगर पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड न्यूज को फ्लैग करती तो सोशल मीडिया गाइड मतलब इंटरमीडिएट्स को उस न्यूज को टेक डाउन करना पड़ेगा, भले वो न्यूज थर्ड पार्टी ने डाल रखी हो। अब इस बात को लेकर काफी ह्यू एंड क्राई मचा कि सरकार तो यहां पे सोशल मीडिया इंटरमीडिएट की पूरी ही ताकत दबा देना चाहती है, अपने मन मुताबिक कुछ भी कर रही है। तो यहां पे कुछ क्लैरिफिकेशंस दिए हैं सरकार ने और मिनिस्टर्स ने, इसके बारे में बात करेंगे। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई, रेपो रेट 6.5% ही रहेगा। ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग को रेगुलेट करने से रिलेटेड एक न्यूज है, इसको देखेंगे। सऊदी और ईरान के बीच में जो टाइज हैं वो रिस्टोर हुए हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और एक स्टडी ये बोलती है कि अमेजन रेन फॉरेस्ट हर साल लोगों का $2 बिलियन तक का हेल्थ केयर का खर्चा बचाता है, जो कि पोटेंशियल पॉल्यूशन की वजह से उनको हो सकता है। तो ये देखेंगे। उसके साथ साथ एडिटोरियल के 4 आर्टिकल्स हैं। इसमें जो पहला आर्टिकल है राम राज्य वाला, ये काफी पॉलिटिकली सेंसिटिव आर्टिकल है। इसमें शशि थरूर साहब, अभी की रूलिंग सरकार और हिंदुत्व राइट विंग जो पीपल हैं उनको क्रिटिसाइज करते नजर आ रहे हैं। यहां पे इस पर्टिकुलर आर्टिकल को हम लोग पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से स्किप करके इस बात से समझने की कोशिश करेंगे कि महात्मा गांधी जी एक्चुअली में कहने की क्या कोशिश कर रहे थे, क्योंकि राम राज्य का कंसेप्ट उन्होंने ही दिया था। कैसे महात्मा गांधी जी के आइडियाज को थोड़ा बहुत आज की डेट में तोड़ा मोड़ा जाता है, थोड़ा बहुत तो देखिए तोड़ा मोड़ा जाता है। हालांकि शशि थरूर साहब बहुत ज्यादा पॉलिटिकल भी हो रहे हैं इस आर्टिकल को, तो एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। फिर दुनिया भर के लीडर्स में रिस्क टेकिंग एपेटीट होती है। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन में भी है पेंशन रिफॉर्म बिल को लेके, और ऋषि सुनाक इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर में भी है इमिग्रेशन के इशू को लेके। तो ये रिस्क टेकिंग एपेटाइट किस प्रकार से उन पे भारी पड़ सकता है, ये क्या पाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको समझेंगे। ओपन जस्टिस, सब्सटेंस, सब्सटेक्स 2 और आर्टिकल है। तो इतनी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने चाहता हूं। एक और अपडेट दोस्तों, आप मेरी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। एंड्रॉइड की ऐप का लिंक अलग है और एप्पल की ऐप का लिंक अलग है। एप्पल में जब आप ऐप डाउनलोड करोगे तो माई इंस्टीट्यूट नाम आएगा, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल कोड डाल दीजिएगा PJDDN, अपने नाम के साथ लॉगिन कर लीजिएगा। तो वहां पे देखिए प्रीलिम्स आने वाला है, तो प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में जो लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं, कुछ डाउट्स वगैरह पूछना चाहते हैं, तो वो ऐप में आके पूछ सकते हैं। उसका रीजन ये है कि यूट्यूब पे बहुत से कमेंट्स आते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं, तो कभी कभी जवाब नहीं दे पाता हूं। तो ऐप में डेफिनेटली थोड़े कम लोग हैं, तो शायद जवाब दे सकूं आपको। फिर मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स का एक क्रैश कोर्स भी बनाया है आपके लिए 35 घंटे का। ये 35 घंटा हो सकता है 40 घंटा भी हो जाए, जो कि शुरू में मैंने सोचा था 30 घंटे में कोर्स खत्म हो जाएगा, लेकिन अब लग रहा है कि 35 से 40 घंटे आराम से लग जाएंगे। और ओवरऑल टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल है, उसमें 310 से ज्यादा टेस्ट हैं, तो आप होलिस्टिक तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। जो लोग प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं वो भी कर सकते हैं। ओवरऑल जो अगले साल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और पुराने करंट अफेयर्स के लिए चिंतित हैं, वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप ऐप में आके बातचीत कर सकते हैं, और कुछ लाइव लेक्चर्स में मैं ऐप मिलूंगा, तो डेफिनेटली आप ऐप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, ज़ैनी। ज़ैनी का मतलब क्या होता है? ज़ैनी इज अ पर्सन हु एक्ट्स लाइक अ बफून टू अम्यूज अदर। बफून समझते हो? बफून मतलब कि जो आड़ी टेढ़ी हरकतें करके दूसरों को खुश करने की कोशिश करे, हंसाने की कोशिश करे। ठीक है, जैसे कभी कभी कोई एसेंट्रिक और फुलिश टाइप का बंदा आपको मिल जाएगा, तो वो इतनी अजीब सी बातें करेगा कि आपको उसकी बातें सुन के हंसी आने लगेगी, तो उसको आप बोलते हो बफून। तो ज़ैनी एक ऐसा पर्सन है जो बफून की तरह काम करता है, मतलब एरराटिक एसेंट्रिक एक्टिविटीज करके दूसरों को अम्यूज कर रहा है। अब हो सकता है वो इंटेंशनली कर रहा हो सकता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, इसकी वजह से आप हो रहे हो ऐसा। तो सेंटेंस में यूजेज कैसे है इसका? माई ब्रदर्स फ्रेंड्स आर एन अनप्रेडिक्टेबल बंच ऑफ ज़ैनीज, मतलब जो मेरे भाई के दोस्त हैं वो खूब मतलब इस तरीके के मजाक करते हैं, अजीब तरीके की बातें करते हैं, हंसी सी आती बफून जैसे ऐड करते हैं। तो आई होप ज़ैनी का मतलब आपको समझ में आ गया हो। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक कर बटन दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपसे जुड़ने को सर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लेक्चर की वीडियो पर नोटिफिकेशन दोनों आपको मिल जाएगी। चलिए पहली न्यूज, जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मस्ट टेक डाउन पीआईबी फ्लैग्ड फेक न्यूज। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? देखिए आईटी रूल्स 2021 में यहां पे कुछ अमेंडमेंट हुए। अमेंडमेंट का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स 2023। इसने आईटी रूल्स 2021 को अमेंड किया। ठीक है, क्या बोला गया? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और उनकी इंटरमीडिएट्स जो कि इंटरनेट पे काम कर रही है, उनको यह बोला गया कि यूनियन गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में अगर फेक न्यूज आर्टिकल कोई सर्कुलेट हो रहा है और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ये बोलता है उस सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स को कि ये फेक न्यूज आर्टिकल है, तो उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया इंटरमीडिएट को वो पोस्ट हटाना पड़ेगा, टेक डाउन करना पड़ेगा। अब इस बात को लेकर काफी बवाल हो गया कि यार ये तो आप सोशल मीडिया इंटरमीडिएट की बिल्कुल ही ताकत हटा दे रहे हो। तो
इस कंटेक्स्ट में कुछ बैकग्राउंड डिटेल्स यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग दे रही है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग का यह बोलना है कि एक फैक्ट चेकिंग यूनिट यहां पे बनाई जाएगी मोस्ट प्रॉब्ली पीआईबी के अंदर। वो फैक्ट चेकिंग यूनिट वो पर्टिकुलर न्यूज जिस भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगी उससे पहले वेरीफाई करेगी। मतलब ऐसे ही ऑर्डर नहीं दे देगा पीआईबी में जो फैक्ट चेकिंग यूनिट होगी वो पर्टिकुलर यूनिट उस फेक न्यूज को पढ़ेगी, फिर उस फेक न्यूज को रेफर करेगी उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को जहां से वो रिलेटेड टॉपिक का राइज हुआ है। वहां से कंफर्म करने के बाद ही ओवरऑल एक सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को बोला जाएगा कि आप इस न्यूज को टेक डाउन करो। सरकार यहां पे यह भी बोल रही है कि हम सेंसरशिप नहीं कर रहे हैं। मतलब ये बिल्कुल ब्लैंक प्रोविजन नहीं है कि हमने तुमको बोल दिया तो तुमको हटा ही देना है। यहां पे हम आपके पास जो लीगल शील्ड है वो हटा रहे हैं। किस प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं भाई, देखिए सेक्शन 79 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 क्या बोलता है? ये सेफ हार्बर की बात करता है। सेफ हार्बर मतलब ओवरऑल किसी पर्टिकुलर इशू में कोर्ट में जाए बिना काम कर लो। अगर कोई एग्रीव्ड पार्टी है या कोई एक ऐसी पार्टी है जो एग्रीव कर रही है तो वहां पे इशू को आप इनिशियल स्टेज पे रिजॉल्व कर दो, आपको कोर्ट्स में उसके एडजुडिकेशन की जाने की जरूरत नहीं है। अब मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर साहब ने बोला कि अगर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो मान लो किसी सोशल मीडिया इंटरमीडिएट से यूट्यूब को बोलता है कि ये कंटेंट टेक डाउन करो, तो YouTube के पास दो चॉइसेस हैं, तो वो कंटेंट टेक डाउन कर दे या ना करे। अगर YouTube कंटेंट टेक डाउन नहीं करता है तो फिर YouTube को लीगल प्रोसीडिंग्स फेस करनी पड़ सकती हैं। फिर उन लीगल प्रोसीडिंग पे YouTube ये नहीं बोल सकता कि भाई ये कंटेंट तो थर्ड पार्टी ने अपलोड किया था इसलिए मैंने टेक डाउन नहीं किया। आप पॉइंट समझ रहे हो यहां पे क्या हो रहा है? पहले क्या था? लीगल इम्यूनिटी थी, कोर्ट में आपको जाने की जरूरत नहीं है, पहले आप चीजें सॉर्ट आउट कर सकते हो। लेकिन अगर एक बार पीआईबी ने न्यूज को फ्लैग किया, आपने न्यूज को नहीं हटाया, आप बोल रहे हो कि आपकी न्यूज सही है, तो उस कंटेक्स्ट में आपके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स यहां पे शुरू हो सकती हैं। कोर्ट ऑफ लॉ में आपको यहां पे घसीटा जा सकता है। ऑलरेडी आईटी रूल्स के सेक्शन 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी 5 में क्या दे रखा है कि आप मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। और पीआईबी की फैक्ट चेकिंग टीम जब आपकी मिस इन्फॉर्मेशन होगी, फेक न्यूज होगी, तभी आपको बोलेगी कंटेंट टेक डाउन करने को। तो हम वही कर रहे हैं जो अभी के आईटी रूल्स 2021 में लिखा हुआ है, उसको थोड़ा ज्यादा एविडेंट कर दे रहे हैं अमेंडमेंट के थ्रू, प्रॉपर तरीके से लिख के। फिर अगर आईटी रूल्स 2021 के रूल 2 क्लॉज 1 डब्ल्यू में आप जाओगे तो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी की डेफिनेशन दी हुई है एज एन इंटरमीडियरी विच प्राइमरली और सोलली इनेबल्स ऑनलाइन इंटरेक्शन बिटवीन 2 और मोर यूजर्स and allows them to create, upload, share, disseminate, modify और access information using its services। तो बेसिकली सोशल मीडिया इंटरमीडियरी क्या है उसका बेसिक पॉइंट आपको पता है। सरकार ने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन क्या दिया है वो भी बता दी। मतलब पीआईबी की फैक्ट चेकिंग टीम अगर ये बोलती है कि इस न्यूज को टेक डाउन करो, ये फेक न्यूज है, तो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है वो टेक डाउन करे। लेकिन अगर वो टेक डाउन नहीं करेगी तो डेफिनेटली सोशल मीडिया इंटरमीडियरी के अगेंस्ट लीगल एक्शन इनिशिएट होगा कोर्ट्स में, और कोर्ट में फिर फाइन पड़ सकता है, और फाइन लंबे पड़ेंगे, $5 लाख, $1 लाख, इस प्रकार का फाइन पड़ सकता है। फिर नेक्स्ट जीएस पेपर 3 मॉनेटरी पॉलिसी। पॉज नॉट पिवट सेज आरबीआई गवर्नर एज रेपो रेट सेज अनचेंज्ड एट 6.5%। भैया एक अनएक्सपेक्टेड मूव में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को 6.5% से बढ़ाया नहीं। देखिए क्या है, मार्केट में लिक्विडिटी को कम करने के लिए, इन्फ्लेशन को थोड़ा कंट्रोल में लाने के लिए रेपो रेट को अक्सर कर बढ़ाया जाता है। 6.5% ये जो रेपो रेट है ये वो रेट है जिसके बेसिस पे आप कह लो शॉर्ट टर्म में आरबीआई शेड्यूल कमर्शियल बैंक को पैसा देती है। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक जब आगे पैसा घुमाएंगी तो कम से कम 6.5% से थोड़ा ज्यादा पे ही घुमाएंगी, अपना प्रॉफिट वगैरह भी तो वो देखेंगी। तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिव्यू में रेपो रेट नहीं बढ़ाया गया, जबकि अगर आप देखो तो मई से लेकर अब तक, मई 2022 से लेकर अब तक 2.5% 250 बेसिस पॉइंट रेपो रेट यहां पे बढ़ाया जा चुका है। तो पॉलिसी स्टांस कौन सा है आरबीआई का? आरबीआई बोल रहा है कि विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस हम लेके चल रहे हैं। विड्रॉवल अकोमोडेशन पहले क्या था? अकोमोडेशन मतलब ये था कि भैया हम मॉनेटरी एक्टिविटीज को बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस को और इनेबल करना चाहते हैं, लिक्विडिटी फ्लो को कम नहीं करना चाहते, तो ये अकोमोडेशन है। लेकिन जब ऐसा किया तो महंगाई बढ़ गई, तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या बोला कि भाई अब हम थोड़ा अकोमोडेशन को विड्रॉ कर रहे हैं, हटा रहे हैं। मतलब मार्केट का जो पैसे का जो मार्केट में पहुंचने का रेट है ना, वो उसको थोड़ा महंगा कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली आरबीआई ने प्लेइंग इंग्लिश में यहां पे स्टांस बताया है, एकोमोडेटिव विद अ फोकस ऑन विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन। मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, यूपीएससी बहुत कनिंग है। हो सकता है यूपीएससी कुछ इस प्रकार का सवाल पूछ दे, आपके सामने ये फ्रेज लिख दे, एकोमोडेटिव विद अ फोकस ऑन विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन, और आपके सामने इस तरीके से ऑप्शंस दे दे कि दिस फ्रेज
has been seen to be associated in recent news, it pertains to which of the following organization? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाए एक ऑप्शन में, एक ऑप्शन में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आ जाए, फिर एक में हो सकता है कि आपके सामने लिख दिया जाए नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो इस तरीके से 4-5 नाम आपको दिए जा सकते हैं। तो ऑब्वियस बात है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इस पर्टिकुलर स्टांस को रख रही है, तो ये पर्टिकुलर फ्रेजेस को याद रखिए, कहीं ना कहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो आरबीआई ये बोल रहा है कि हाँ भाई, हम इन्फ्लेशन को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी लिक्विडिटी मार्केट में ज्यादा है, हम उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पैनल में 6 लोग होते हैं, तो सबने फेवर में बोला कि हाँ भाई रेट हाइक्स को अभी के लिए थोड़ा पॉज करो, तो अभी इसके लिए 6.5% ही रहने दो और मत बढ़ाओ। लेकिन 5 में से 6 मेंबर्स ने बोला कि ठीक है, पॉलिसी स्टांस अभी जो हमारा है वो सही है। एक मेंबर कह रहा है कि ठीक है भाई, आप ये विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन वाला पॉलिसी स्टांस मत रखो, वो अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस की बात अब भी कर रहे हैं। अच्छा, ओवरऑल इन्फ्लेशन के रिस्पेक्ट में रेपो रेट बढ़ाना थोड़ा सा यूजफुल माना जाता है। अगर रेपो रेट बढ़ेगा, लिक्विडिटी कम होगी, इन्फ्लेशन कम बढ़ेगा। अब बात यह है कि आगे आने वाले समय में हमें ये एक्सपेक्टेड है कि इन्फ्लेशन थोड़ा कम होगा, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंप्रूवमेंट हो रहा है। कुछ और पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं, जैसे कि एनुअल क्रूड ऑयल प्राइस $85 पर बैरल पे पहुंच गया है। आगे आने वाले समय में मॉनसून भी नॉर्मल होने वाला है। तो 2023-24 में ओवरऑल कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन का इंडेक्स इंडिया के लिए हो सकता है लगभग 5.2%, ऐसा अभी के लिए एक्सपेक्टेड है। आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी बोली 2023-24 में? लगभग 6.5%। पहले 6.4 थी, अब 6.5 यहां पे बोल रहे हैं। हेल्दी राबी प्रोडक्शन हो जाता है, राबी क्रॉप का प्रोडक्शन, नॉर्मल मानसून आ जाते हैं, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर फिर से अगर उठते हैं, गवर्नमेंट फोकस करती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, तो ओवरऑल इकोनॉमी को यहाँ पे एक पुश मिलेगा। ठीक है भाई, बहुत लंबे समय से पिछले 1-1.5 साल में इन्फ्लेशन अपर बैंड लेवल 6% से ऊपर ही चल रहा है, तो अगर इस बार 5.2% पे पहुंच जाते हैं तो अच्छी बात होगी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करते हैं। सेक्शन 45ZB ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 में 2016 अमेंडमेंट करके सेक्शन 45ZB जोड़ा गया था। इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर केंद्र की सरकार के पास ताकत है टू कॉन्स्टिट्यूट अ 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। फिर यही सेक्शन 45ZB आरबीआई एक्ट 1934 का क्या बोलता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिटरमिन करेगी पॉलिसी रोड को। देखिए, पहले क्या होता था दोस्तों कि एक अकेले आरबीआई गवर्नर के हाथ में बहुत ताकत होती थी, और उसमें भी रघुराम राजन जैसे जब गवर्नर बन गए थे तो बहुत स्ट्रांग गवर्नर्स थे। ये सरकार की भी नहीं सुनते थे, प्राइम मिनिस्टर की भी नहीं सुनते थे, और एक हाथ के आदमी में एक आदमी के हाथ में इतनी ताकत भी अच्छी बात नहीं है। तो उस कंटेक्स्ट में ओवरऑल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई यहाँ पे, जहां पे ओवरऑल जो ये डिसीजन है वो कई सारे एक्सपर्ट्स के साथ लिया जाए। तो सेक्शन 45ZB क्या बोलता है कि एमपीसी में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स होंगे। आरबीआई गवर्नर इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होंगे, डेप्यूटी गवर्नर इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज के मेंबर होंगे, एक ऑफिसर होगा आरबीआई का जिसको नॉमिनेट किया जाएगा सेंट्रल बोर्ड के द्वारा, और 3 लोगों को यहां पे केंद्र की सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। ये जो कैटेगरी ऑफ अपॉइंटमेंट्स होंगे, दे शुड बी फ्रॉम पर्सन्स ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग। इनके पास नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए इकोनॉमिक्स के फील्ड में, बैंकिंग, फाइनेंस और मॉनेटरी पॉलिसी के फील्ड में। चलिए भैया अगली न्यूज, गवर्नमेंट अमेंड्स रूल्स रेगुलेटिंग ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन के काम की न्यूज है। देखिए, मीटी ने यहां पे अमेंडमेंट निकाला है आईटी रूल्स 2021 में, और ये बोला है कि जो ऑनलाइन रियल मनी गेम्स है भाई, इनको तो रेगुलेट करना जरूरी है। ऐसे गेम्स जहां पे यूजर का पैसा लगा हुआ है और एक्चुअली में यहां पे यूजर को पैसे का नुकसान हो सकता है, जहां पे ओवरऑल खेलने में एक रिस्क इन्वॉल्व है। फिर ओवरऑल अलग अलग मीडिया एंटिटीज को, न्यूज़पेपर्स वगैरह हो गए, ओवरऑल फेसबुक में जो एडवर्टीजमेंट होती है, गूगल में जो होती है, इनको भी यहाँ पे एक वार्निंग इशू की गई है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा कि भैया बेटिंग और गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म की मार्केटिंग ना कर देना। ठीक है, अभी क्या है कि कुछ मेन स्ट्रीम इंग्लिश और हिंदू न्यूज़पेपर ने यहाँ पे एडवर्टीजमेंट और प्रमोशनल कंटेंट छाप दिया ऐसी वेबसाइट का जो गैम्बलिंग वगैरह प्रमोट करते थे। सरकार ने बोला है कि अगर हमको ये नजर आ गया तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन यहाँ पे लिया जाएगा। तो जो एडवाइजरी इशू की गई है वो हर प्रकार की मीडिया फॉर्मेट जैसे कि न्यूज़पेपर, टेलीविजन चैनल्स, ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स, सबको इशू की गई है। जिन जिन मीडिया में भी ऑनलाइन गैम्बलिंग वगैरह के ऐड आ सकते हैं, वहां पे बोला गया है कि आप ऑनलाइन गैम्बलिंग का ऐड नहीं कर सकते। इससे पहले भी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर गाइडलाइंस और एडवाइजरी इशू की है। अभी तो रिसेंटली क्या हुआ कि एक बेटिंग प्लेटफॉर्म था, वो ये बोल रहा था कि स्पोर्ट्स लीग को ओवरऑल उसके प्लेटफॉर्म पे आके देखो, तो वो कॉपीराइट एक्ट का भी वॉयलेशन था। तो ये लगातार यहाँ पे हो रहा है। मीटी का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस इन डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स 2022 है, ये बोलता है कि जो रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म है
इनको रजिस्टर करना पड़ेगा एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के साथ, और ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी ये डिसाइड करेगी कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म क्या रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म है या नहीं है। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी का नोटिफिकेशन जल्दी ही रिलीज किया जाएगा, ऐसा मीटी मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर साहब का बोलना है। तो मीटी के अंदर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वो बोल रहे हैं कि सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जल्दी हम यहां बनाएंगे, तो कल किसी को भी ओवरऑल रियल मनी गेमिंग से रिलेटेड अगर कुछ करना है तो इस सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब इस सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के हाथ में यह होगा कि रियल मनी गेमिंग की अप्रूवल देना है या नहीं देना है। जहां पे जिन गेमों में ओवरऑल पैसे का कोई लेन देन नहीं है वहां पे आपको एसआरबी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बट जहां पे रियल मनी गेमिंग इन्वॉल्व है, किसी प्रकार का आउटकम के बेसिस पे पैसा कमाना या खोना इन्वॉल्व है, वहां पे एसआरबी के अप्रूवल के बेसिस पे ही उस प्लेटफॉर्म को चलाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट, गवर्नमेंट रिलीजेस प्री ड्राफ्ट ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल। ये रिलेटेड है जीएस पेपर 2 एजुकेशन से। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक प्री ड्राफ्ट वर्जन रिलीज किया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन का 6 अप्रैल 2023 को। यहां पे फीडबैक मांगा गया अलग अलग स्टेक होल्डर से, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स एजुकेटर्स, एक्सपर्ट्स, स्कॉलर्स एंड प्रोफेशनल्स। क्या बोला गया भाई? देखिए, आज की डेट में अलग अलग बच्चों की अलग अलग रिक्वायरमेंट, और प्रॉब्लम यहां पे यह है कि नए बदलते माहौल के साथ चीजों को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पेडागॉगिक अप्रोचेस इंपॉर्टेंट हो जाती है। पेडागॉगी मतलब पढ़ाने का तरीका, आप क्या लर्निंग और टीचिंग मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हो स्कूल वाले जाने वाले बच्चे को, ये भी यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी कंटेक्स्ट में एनसीएफ स्कूल एजुकेशन नेशनल करिकुलम फॉर फ्रेमवर्क की बात की जा रही है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बच्चों के लिए बनाया गया है। ये बच्चों को बताएगा कि भाई ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, एनसीएफ स्कूल एजुकेशन, और इस पर्टिकुलर ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज में हमारी पास्ट के एंशिएंट विजडम को भी इम्बाइब करने का एक लेसन दिया गया है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से। तो इसको आप बोलते हो प्रत्यक्ष 5 सेंसेस। पहला सेंस है अनुमान। अनुमान मतलब ओवरऑल इन्फ्रेंसेस के आधार पर, इंफॉर्मेशन के आधार पर आगे क्या हो सकता है इसको आप एस्टिमेट करो, कंक्लूड करने की कोशिश करो। दूसरा है उपमान, एनालॉगी एंड कंपैरिजन, दूसरों के साथ चीजों का कंपैरिजन करके और एनालॉगी के थ्रू आप नॉलेज बढ़ाओ। तीसरा है अर्थपत्ति, मतलब सर्कमस्टेंशियल इंप्लीकेशन। सर्कमस्टेंशियल मतलब आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है उन सर्कमस्टांसेस को खंगाल के इन्फर करके आप कोई रिजल्ट निकालने की कोशिश करो, इसको आप बोलते हो सर्कमस्टेंशियल इंप्लीकेशन। फिर होता है अनुपालब्धि, अनुपलब्धि। अनुपलब्धि मतलब विच इंक्लूड्स परसेप्शन ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस, मतलब ओवरऑल कोई पर्टिकुलर चीज एग्जिस्टेंट नहीं है, आपको झूठा लगता है कि एग्जिस्टेंट है, पता आपको एक्चुअली में इस बात का एहसास होना कि वो एग्जिस्टेंट नहीं है, इसको आप बोलते हैं अनुपलब्धि। फिर होता है शब्द। शब्द बेसिकली एक ऐसा आप कह लो नॉलेज का वो सोर्स है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि आसपास आप दुनिया में लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, अलग अलग जगहों पे जाके देख के चीजों को समझ रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अनलिमिटेड नॉलेज नहीं है, हर चीज के बारे में आपको पता नहीं है। हाँ, ओवरऑल जो कुछ भी आपके चारों तरफ हो रहा है उसका एक छोटा सा पार्ट आपको पता है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो छोटा सा पार्ट आपको पता है और आसपास और क्या हो रहा है इसको जानने के लिए एंशिएंट नॉलेज के साथ अपने आप को रूबरू करवाइए। थाउजेंड्स ऑफ ईयर से जो हमारे ऋषि मुनियों ने और एंशिएंट लिटरेचर्स ने जो नॉलेज दिया है वो भी रेलेवेंट है हमारे के लिए। फिर आगे बात करते हैं, ये जो डॉक्यूमेंट था एनसीएफएसई का, ये मॉरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड की बात करता है थ्रू पंचकोश विकास, इसको आप 5 फोल्ड डेवलपमेंट भी बोलते हो। ये कंसेप्ट क्या है? इट इज एन एंशिएंट एक्सप्लेनेशन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी माइंड लिंक इन ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो प्री ड्राफ्ट यहाँ पे रिलीज हुआ है, ये बच्चे की मॉरल डाइट वैल्यूज को बढ़ाने की बात करता है। मॉरल वैल्यूज को कैसे? एक बैलेंस डाइट के थ्रू, ट्रेडिशनल गेम्स, योगासन, अलग अलग स्टोरी, सॉन्ग्स, लुलाबाइब्स, पोएम्स, प्रेयर्स, इन सब के थ्रू, ठीक है। कक्षा 10 का ग्रेड 10 के सर्टिफिकेशन के लिए बच्चों को 2 एसेंशियल कोर्सेज लेने पड़ेंगे, किसी इनमें से मैथ ह्यूमैनिटीज हो सकता है, मैथ और कंप्यूटिंग हो सकता है, वोकेशनल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स एजुकेशन, सोशल साइंस, साइंस इंटरडिसिप्लिनरी है, तो इसमें से कोई 2 उठाने पड़ेंगे ग्रेड 10 में। ग्रेड 11 और ग्रेड 12 में चॉइस बेस्ड कोर्सेज ऑफर किए जाएंगे, एक ही डिसिप्लिन में अलग अलग प्रकार के कोर्सेज ऑफर किए जाएंगे जिसमें बच्चों का रिगरस एंगेजमेंट हो चीजों को सीखने के लिए। आर्ट्स के एजुकेशन में म्यूजिक, डांस, थिएटर, स्कल्पचर, पेंटिंग, सेट डिजाइनिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, ये सब होगा और इनको इंडिया के नॉलेज, ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस के साथ इंटरमिंगल किया जाएगा। कक्षा 11 और 12 के लिए क्या बोला गया है? मॉड्यूलर बोर्ड एग्जाम विल बी ऑफर्ड, बोर्ड एग्जाम विल बी ऑफर्ड एज अपोज टू सिंगल एग्जाम एट द एंड ऑफ द ईयर। तो मॉड्यूलर बोर्ड एग्जाम होगा, केवल एक एग्जाम नहीं, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम होंगे और इन अलग अलग एग्जाम्स के बेसिस पे ही फाइनल क्यूमुलेटिव रिजल्ट्स को यहाँ पे तैयार किया जाएगा। फिर भाई उपनिषद, कथा उपनिषद,
आदि शंकराचार्य और मंदना मिश्रा की जो डिबेट्स हैं, तो ये एंशियंट नॉलेज से भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को निकाल के लोगों को पढ़ाया जाएगा। भारतीयता, रिच कल्चर, हेरिटेज ऑफ इंडिया सिखाया जाएगा। इंडिया के ट्रेडिशन के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। आयुर्वेद और योगा के बारे में सिखाया जाएगा। फिर क्या बोला जा रहा है, आइडेंटिफाइंग एंड एक्सप्लेनिंग इंपॉर्टेंट फेसेस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो भैया इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्या इंपॉर्टेंट फेसेस रहे हैं ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना, आइडेंटिफाई करना। गांधीयन को स्पेशल रेफरेंस दिया गया और दूसरे सबऑर्डिनेट मूवमेंट्स को भी स्पेशल रेफरेंस दिया गया। फिर मिडिल स्कूल हिस्ट्री करिकुलम, यहाँ पे ग्रीक और मगध ज्योग्राफीज की बात की गई है। बुद्धिज्म, जैनिज्म और वैदिक और कन्फ्यूजन फिलोसफी से रिलेटेड कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ाने जाने की बात की गई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से 4 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स को बनाए जाने की बात की जा रही है। एक करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन के लिए, दूसरा अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के लिए, तीसरा टीचर एजुकेशन के लिए, चौथा एडल्ट एजुकेशन के लिए, ये भी यहाँ पे इनिशिएट किए गए। तो काफी कुछ यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ओवरऑल बच्चों की पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। नेक्स्ट जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस। सऊदी अरेबिया ईरान रिस्टोर टाइज से दे सीक मिड ईस्ट स्टेबिलिटी। तो भैया बहुत लंबे समय से राइवल्स हैं ईरान और सऊदी अरेबिया, और उन्होंने एक और स्टेप लिया है टुवर्ड्स रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन मतलब आपस में दोस्ती। असल में बात यह है ना कि ईरान और सऊदी अरेबिया की चीजें ठीक तरीके से चल नहीं रही हैं। ओवरऑल वेस्ट एशिया और गल्फ के इलाके में बहुत से प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स में दोनों इन्वॉल्व है। मतलब सीधे तो एक दूसरे के साथ नहीं लड़ रहे हैं ईरान सऊदी अरेबिया, बट ओवरऑल अपोजिट पार्टीज को सपोर्ट करते हैं। जैसे येमेन में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अपोजिंग पार्टीज को सपोर्ट करते हैं ईरान और सऊदी अरेबिया। फिर सिर्फ येमेन की बात नहीं है, यहां पे बहुत जगहों की बात हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो बहरीन में, लेबनान, कतर, इराक, सीरिया, हर जगह पे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है वहां पे अपोजिंग पार्टीज को सपोर्ट करते हैं सऊदी अरेबिया और ईरान। जैसे येमेन में जो रेबल्स हैं उनको ईरान सपोर्ट कर रहा है, लेकिन सऊदी अरेबिया येमेन की जो लोकल सरकार है उसको वहां पे सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो मिडिल ईस्ट और बाकी मुस्लिम रीजन्स में ईरान और सऊदी अरेबिया ट्रेडिशनल राइवल्स की तरह निकल के सामने आ रहे हैं। और ये राइवलरी बहुत पुरानी है। 1979 में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आ गया था ईरान के अंदर, तब से ओवरऑल ये राइवलरी चल रही है। और रीजनल हेगेमोनी के लिए ईरान भी यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, सऊदी अरेबिया भी यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। एज ऑफ 2017 देखा जाए तो ये जो राइवलरी है, इट इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रगल exacerbated by religious differences and sectarianism in the region exploited by both countries for geopolitical surface purposes। सेक्टेरियनिज्म और रिलीजियस डिफरेंस कैसे, तो देखिए शिया सुन्नी ये 2 सेक्ट्स होते हैं इस्लाम के अंदर, आपको पता है। अब सऊदी अरेबिया अपने आप को मानता है सुन्नी मुस्लिम पावर, और वहीं पे ईरान अपने आप को मानता है शिया। तो इस शिया वर्सेस सुन्नी वाला विवाद भी ओवरऑल इनके रिश्तों को खराब करके रखता है। लेकिन उसके बावजूद भी यहां पे एक रिकंसिलिएशन कराया गया है चाइना के द्वारा। 7 ईयर रिफ्ट के बाद डिप्लोमेटिक टाइज को यहां पे रिस्टोर किया जा रहा है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन को परस्यू करने की कोशिश की जाएगी। बीजिंग में एक एग्रीमेंट यहां पे ब्रोकर करवाया गया है ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में। ठीक है भाई, तो अब ओवरऑल चूंकि फॉर्मल एग्रीमेंट यहां पे हो गया है, तो इस कंटेक्स्ट में जो दोनों देश के डिप्लोमेट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ बैठ के बातचीत कर सकते हैं किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ाने से पहले। अपने आप में चाइना के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है और यूएस के लिए एक सेटबैक है, क्योंकि इससे ये पता चल रहा है कि गल्फ और मिडिल ईस्ट के इलाके में यूएस ओवरऑल ज्यादा इन्वॉल्व हो नहीं पा रहा है, या फिर उसके इन्फ्लुएंस को चाइना कहीं ना कहीं टक्कर दे रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ईरान सऊदी अरेबिया की एम्बेसीज एक दूसरे की कंट्रीज में खुल जाएंगी, कंसुलेट जनरल खुल जाएंगे, तो स्टेबिलिटी, स्टेबल सिक्योरिटी, डेवलपमेंट ऑफ रीजन के लिए सब कुछ बढ़िया होगा। यहां पे आपको सऊदी अरेबिया और ईरान दिख रहा है। मैं जानबूझ के दोस्तों यहां पे एक फैक्ट स्किप कर रहा हूं। सऊदी अरेबिया की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, और ईरान की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। मैंने इसीलिए यहां पे जो पर्टिकुलर फोटोज को बिल्कुल क्लियर नहीं रखा है। जैसे सऊदी अरेबिया का यहां पे बाउंड्री किसके साथ लग रहा है, जॉर्डन, इराक, यहाँ पे आपको दिख रहा है कतर, फिर बहरीन, यूएई, ओमान, यमन, इधर भी एक बाउंड्री लग रही है, किसके साथ लग रही है बताइए। ईरान की बाउंड्री किसके किसके साथ लग रही है ये बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, इससे थोड़ा आपका रिवीजन होगा। चलिए अगला, तो एक स्टडी कंडक्ट की गई है और वो छपी एक आर्टिकल में जनरल कम्युनिकेशन अर्थ एंड एनवायरमेंट में। ये पर्टिकुलर स्टडी बात कर रही है फॉरेस्ट की कैपेसिटी की टू एब्जॉर्ब स्मोक पॉल्यूशन फ्रॉम फायर्स। आसपास के इलाके में जो भी पॉल्यूशन निकलता है, अगर वहां पे कोई जंगल है, पेड़ पौधे हैं, तो वो उस पॉल्यूशन को कम करते हैं, ग्रीनरी फैलाते हैं, एनवायरनमेंट को अच्छा करते हैं, ठंडा कर देते हैं, बारिश लेके आते हैं, तो बहुत सी चीजें करते हैं रेन फॉरेस्ट, ये आपको पता है। अब ब्राजील के जो अमेजन रेन फॉरेस्ट हैं, जहां जहां पे इंडिजीनियस लैंड है, इंडिजीनियस लैंड मतलब दोस्तों ब्राजील के रेन फॉरेस्ट में एक बड़े स्ट्रेच में वहां के इंडिजीनियस आदिवासी लोग रहते हैं।
तो जितने बड़े इलाके में रेन फॉरेस्ट में आदिवासी लोग रहते हैं उसको कभी कभी इंडिजीनियस लैंड कहा जाता है। अब ये लैंड मिलियंस ऑफ लोगों के हार्ट और लंग डिजीज को रिजॉल्व कर रहा है। बड़े स्केल पे ये रेन फॉरेस्ट पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करते हैं, और अगर ये रेन फॉरेस्ट ना होते तो जो एक्स्ट्रा एमिशन है उसके चलते हेल्थ केयर में लोगों को $2 बिलियन और खर्चने पड़ते हैं अपने जेब से, क्योंकि जो पॉल्यूशन होता है उससे उनकी जो हेल्थ खराब होती है, हार्ट लंग प्रॉब्लम होती, उनको ट्रीट करने के लिए $2 बिलियन लग जाते। जान माल का कितना नुकसान होता, क्योंकि हमेशा ट्रीटमेंट से आप बचते नहीं हो, ये सबको पता है। तो 10 साल के डाटा के बेसिस पे यहाँ पे एनालिसिस की गई है और बोला गया डिजीज, फॉरेस्ट कवर और पॉल्यूशन को कोरिलेट किया गया, और बोला गया यहाँ पे कि भैया अगर आप इन अमेजन रेन फॉरेस्ट का 1 हेक्टेयर जला देते हो तो वो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में प्रति साल $2 मिलियन या 1.8 मिलियन यूरो का नुकसान कराएगा लंग और हेल्थ इन्फेक्शन के चलते। तो मतलब 1 हेक्टेयर अमेजन रेन फॉरेस्ट जलाने से साल में $2 मिलियन का नुकसान है, क्योंकि उससे रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स यहाँ पे निकलेंगी। जो फॉरेस्ट है ना, इन इंडिजीनियस टेरिटरीज में ये पॉल्यूशन पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके चलते 15.5 करोड़ स्मोक रिलेटेड रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर इन्फेक्शन ब्राजील में और पूरी दुनिया में कम होते हैं। ठीक है, तो इसलिए देखोगे कि वो इलाके जहां पे फॉरेस्ट ज्यादा है वहां पे लंग और आपके हार्ट इन्फेक्शंस आपको कम नजर आएंगे। इस पर्टिकुलर स्टडी में लीड ऑथर हैं पॉल प्रिस्ट ऑफ द न्यूयॉर्क बेस्ड नॉन प्रॉफिट इको हेल्थ अलायंस के। ठीक है ना, इनका ये बोलना है कि टू रिड्यूस द थ्रेट फ्रॉम फायर्स इट वाज नेसेसरी टू रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन, स्ट्रेंथन द एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन, इंक्रीज द पेनल्टी फॉर दोज हु डिफॉरेस्ट एंड बर्न द फॉरेस्ट एंड स्ट्रेंथन द एजेंसीज रिस्पांसिबल फॉर द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ फायर्स। ये जो अमेजॉन रीजन है, इट इज होम टू हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स रिमेनिंग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अगर आप देखो तो जो इंडिजीनियस टेरिटरीज है वो अमेजॉन रीजन का 1/5 कवर करती है, लगभग 20% कवर करती है। और अगर आप देखो तो दुनिया भर में जितने भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बचे हैं उनके आधे पाए जाते हैं अमेजॉन रीजन में। अभी के जो ब्राजील के प्रेसिडेंट है लेफ्टिस्ट विचारधारा के लुइस इनाशियो लूला डा सिल्वा, इन्होंने यहां पे शपथ ली है कि हम इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन को रिवर्स करेंगे। इनके पहले जो प्रेडेसेसर थे जेल बोल्सोनारो, उनके अंदर तो इन्वायरमेंट को काफी नुकसान पहुंचाया गया। ऐसा बोला गया है कि एवरेज एनुअल डिफॉरेस्टेशन ब्राजीलियन अमेजन में 75% से बढ़ गया था पिछले डिकेड के कंपैरिजन में ड्यूरिंग द रेन ऑफ जेल बोल्सोनारो। ये आपको नजर आ रहा है ओवरऑल अमेजन रेन फॉरेस्ट, अमेजन नदी भी यहाँ पे आपको बहती हुई नजर आ रही है। बहुत सी कंट्रीज में रेन फॉरेस्ट फैले हुए हैं, ब्राजील ले लो, वेनेजुएला ले लो, गुयाना ले लो, सुरिनाम ले लो, कोलंबिया ले लो, इक्वेडर ले लो, बोलीविया ले लो, पेरू ले लो, सब में आपके रेन फॉरेस्ट फैले हुए हैं। तो भैया करंट अफेयर्स यहाँ पे खत्म होता है, अब हम आ जाते हैं एडिटोरियल पे। एडिटोरियल का पहला आर्टिकल, डिफरेंट कंसेप्शन ऑफ राम राज्य। वीडियो पे लाइक और शेयर का बटन नहीं दबाया तो दोस्तों दबा देना। राम राज्य का कंसेप्ट यहाँ पे बेसिकली गांधी जी के साथ एसोसिएट करते हुए पहले तो राइट विंग आइडियोलॉजिस्ट की बहुत बुराई कर रहे हैं शशि थरूर साहब। जैसे बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयं संघ के जो सबसे बड़े संसर्ग चालक थे MS गोवालकर, इन्होंने तो गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत को बिल्कुल बकवास बोल दिया और ये बोला कि जितने भी हिंदू गॉड्स हैं वो वेपन्स लेके घूमते हैं, और रामनवमी के दिन पे हिंदू गॉड्स को कॉपी करते हुए जो राइट विंग आइडियोलॉग्स हैं वो भी वेपन्स लेके बाहर निकल आए, छुरा, रिवॉल्वर, तलवारें। तो बेसिकली यहाँ पे फेथ को वेपनाइज किया जा रहा है, धर्म के आधार पर आप वेपनाइजेशन को प्रमोट कर रहे हो और गांधी जी के यूनिवर्सलिज्म के कंसेप्ट को आप डिराइड कर रहे हो। ठीक है ना, उनके नॉन वायलेंस के कंसेप्ट को आप पीछे की तरफ ढकेल रहे हो। फिर सावरकर को कोट करके यहाँ पे शशि थरूर साहब बोल रहे हैं, शशि थरूर साहब बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी का आइडिया था राम राज्य का, दैट वाज द वेरी आइडिया ऑफ गांधी, वन माइट से। आज के आइडियोलॉजिकल करंट्स में वो पर्टिकुलर आइडिया खतरे में आ सकता है। इनफैक्ट आज के इन्वायरमेंट में बहुत सारे लोग गांधी जी को उनकी कमजोरी के नाम से जानते हैं। देखिए ये बात में मैं थोड़ा शशि थरूर साहब को उसके साथ वाक्य रखता हूँ। जब छोटे से बड़े हो रहे थे ना, तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो गांधी जी को उल्टा सीधा बोलते हैं, गालियां देते हैं कि यार इन्होंने तो कुछ नहीं किया, इन्होंने देश का बंटवारा करवा लिया, इसने किया क्या है, उल्टा सीधा बोलते हैं। बट देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, गांधी जी को उल्टा सीधा बोलना ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग गांधी जी को बहुत ज्यादा प्रो मुस्लिम बोलते थे। ओके, ओवरऑल गांधी जी ने फास्ट किया था पाकिस्तान को कुछ पेमेंट रिलीज करवाने के लिए देश के बंटवारे के बाद। कुछ लोग बोलते थे गांधी जी की वजह से देश टूट गया। ये तो सबसे आप कह लो बकवास इंटरप्रिटेशन है हिस्ट्री का। जब पार्टीशन हुआ था किसी भी एक आदमी के हाथ में नहीं था पार्टीशन को रोकना। कुछ लोगों को लगा कि जिन्ना के हाथ में था, एक टाइम के बाद तो जिन्ना के हाथ में भी नहीं था पार्टीशन को रोकना। जिन्ना मुस्लिम लीग का हेड था, अगर एंड समय पे जिन्ना कह भी देता कि पार्टीशन में नहीं चाहता तो उसके मुस्लिम लाके उसी को उठा के फेंक देते, कोई और बैठा देते गद्दी पे। तो ये जो आपकी पार्टीशन होने की वजह थी ना इंडिया की, वो थी कम्युनलिज्म की भावना।
ये भावना कि हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज अलग हैं, इनकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है, ये आपस में एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो इस पर्टिकुलर सोच की वजह से इंडिया पाकिस्तान का विभाजन हो गया, लेकिन ये सोच पूरी तरीके से गलत थी। आज की डेट आप इंडिया में देखो, हिंदू मुस्लिम साथ में रह रहे हैं, कुछ डिसेंशंस होते हैं, और इंडिया एज अ डेमोक्रेसी, एज अ सेक्युलर नेशन बहुत ज्यादा आप कह लो प्रोग्रेसिव है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक मूवी आई थी पीके को लोगों ने पसंद किया, ठीक है, पीके को लोगों ने बहुत पसंद किया। उसमें कुछ हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया था, लेकिन फिर भी लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीके से उसके मैसेज को पॉजिटिवली लिया। हालांकि यहां पे आमिर खान की काफी बुराई हुई, आमिर खान को बोला गया कि आप हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट निकल के नहीं आया उनकी तरफ से, तो लोग थोड़ा उनसे चिढ़ गए। बाद में लाल सिंह चड्ढा ही फ्लॉप हो गई। अब जब शाहरुख खान की मूवी आई पठान, तो ओवरऑल उसका भी बॉयकॉट यहाँ पे राइट विंग लोगों ने करना चाहिए कि यार इस मूवी का बॉयकॉट करते हैं, ये तो भाई आपके लोग पठान मूवी है, ठीक नहीं है, और इसको भी बॉयकॉट करना जरूरी है। क्या बॉयकॉट कर पाए उस मूवी को? पठान कितने रुपए कमा के गई? 1000 करोड़ से ज्यादा। तो ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको इस बात का कि इंडिया का सेक्युलर फैब्रिक कितना स्ट्रांग है। इंडिया में लोग वही पसंद करते हैं जो उनको पसंद करना है। आप उनको धर्म के नाम पे बिल्कुल अंधे तरीके से भड़का बरगला नहीं सकते हो। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर बुद्धि है, दिमाग है, वो समझ सकते हैं कि कहां पे कौन उनको उल्लू बना रहा है। देखिए, नो डाउट आज की डेट में धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स होती है, बट धीरे धीरे करके जैसे जैसे एजुकेशन इंप्रूव हो रही है, लोगों का मैच्योरिटी लेवल बढ़ रहा है। आज की डेट में जितना पॉलिटिशियन एक आदमी को धर्म के नाम पे इन्फ्लुएंस कर सकता है, हो सकता है आगे आने वाले 10 सालों में ना कर पाए। ठीक है, ये मैंने बीच में एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस दे दिया। कुल मिला के कहना यह कि एजुकेशन और ओवरऑल सोशल एडवांसमेंट, आपका थॉट प्रोसेस ये डिसाइड करता है कि आप ओवरऑल अलग अलग धर्म के लोगों को किस प्रकार से अप्रोच करते हो। अब वापस आ जाते हैं, महात्मा गांधी की बात होती है। महात्मा गांधी को उनके सॉफ्ट स्टांस के लिए टारगेट किया गया। ओवरऑल नाथूराम गोडसे ने उनको इसलिए गोली मार दी क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रो मुस्लिम नजर आ रहे थे। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं उन्होंने बंटवारा करवाया। अरे वो बंटवारा क्यों करवाएंगे, वो तो हमेशा से बंटवारा के अगेंस्ट थे। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि बंटवारा हो ही गया है, तो कम से कम ओवरऑल जो लोग दूसरी तरफ चले गए हैं उनको एक आप प्रॉपर अप्रोच के साथ देखो। वो अलग बात है कि पाकिस्तान आज की डेट में दुनिया भर में आतंक फैला रहा है, इंडिया में आतंक फैला रहा है, तो ये बात उस समय पे ऑब्वियस सी बात है महात्मा गांधी जी को तो पता नहीं थी। आज की डेट में जो पाकिस्तान कर रहा है, 1947 में क्या किसी को पता होगा कि ऐसा होने वाला है आगे आने वाले समय में? किसी को नहीं पता होगा। अब वो तो एक ऐसा पास्ट है जो हो गया, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दुख भरा, बहुत ही वायलेंस का भरा हुआ, रेप, खून, बहुत आम बात थी उस समय पे। तो बेसिकली शशि थरूर साहब यहां पे ये बता रहे हैं कि हिंदू राइट विंग आइडियोलॉजिस्ट महात्मा गांधी के राम राज्य के सिद्धांत को काउंटर कर रहे हैं, और कहीं कहीं पे तो हिंदू राइट विंग आइडियोलॉजिस्ट महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज करते हुए नजर आते हैं। तो देखिए, इतना तो मैं भी बोलूंगा कि महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत डिटेल में गांधी जी के रोल के बारे में आपको बताया है। कभी गांधी जी के बारे में असेसमेंट रखिएगा ना अपना, जब भी हिस्ट्री पढ़िएगा, तो एक बार को अपने आप को उस समय पे रख के देखिएगा, सोचिएगा कि वो कितने ट्यूमल्टस टाइम्स थे, कितने खतरनाक टाइम्स थे, कितनी इनस्टेबिलिटी थी उस समय पे। उस समय पे गांधी जैसा इंसान सामने उठ के आगे आया था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी कराने की कोशिश कर रहा है। आज एक बार को अब जब बहस हो जाती है हिंदू मुस्लिम में, तो कितनी बवाल हो जाती है। उस समय की तो बात ही अलग थी। आज फिर लोग इतने पढ़े लिखे हो गए, उनको समझ आ गई है, हिंदू मुस्लिम के डिफरेंसेस को कम करना शुरू हो गया, इंटर रिलीजन शादियां बहुत कॉमन हो गई, तब भी लोग लड़ पड़ते हैं धर्म को लेके। तो उस समय पे तो कितना ही बवाल रहा होगा। उस समय पे गांधी जी से आदमी की पोजीशन को आप एक बार एसेस करके समझ के उनके बारे में थॉट प्रोसेस बनाइए। चलिए आगे चलते हैं, इसमें और कुछ बहुत खास है नहीं। नेक्स्ट, मैक्रोन सुनाक एंड एपेटाइट फॉर रिस्क टेकिंग। क्या बात की जा रही है? 2 यूरोपियन लीडर्स की यहां पे कहानी बताई जा रही। सबसे पहले इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन ने जो रिटायरमेंट एज है फ्रांस के अंदर, उसको 62 साल से पहले 65 साल करने की कोशिश की, फिर बहुत अपोजिशन हुआ तो 65 से 64 कर दिया। लेकिन 62 से 64 करने में ही इमैनुअल मैक्रोन को फ्रांस के लोगों ने उनकी नानी याद दिला दी। इस हद तक प्रोटेस्ट बढ़ गए फ्रांस के अंदर कि इस समय पे फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को बहुत बड़ा खतरा है। अगर इस समय पे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए और इलेक्शन होना, तो फार राइट तबके के पास चला जाएगा फ्रांस का रूल। ऐसा कुछ बन रहा है इस समय पे। देखिए क्या है, आर्टिकल 49.3 ऑफ द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, ये फ्रांस के प्रेसिडेंट को राइट देता है, एक्सक्लूसिव प्रिविलेज देता है कि वो बिल को पास कर सकते हैं बिना किसी वोट के। तो ये जो पेंशन रिफॉर्म बिल है और जो रिटायरमेंट एज वाला बिल है, इसको यहां पे मैक्रोन ने पास करवा दिया। अब इस बात को लेके यहां पे बहुत नाराज हो गए। देखिए क्या है, जब ओवरऑल लोग रिटायर करते हैं फ्रांस के अंदर, तो उसके बाद उनको पेंशन और जो भी सरकारी बेनिफिट वगैरह होते हैं वो मिलते हैं।
इमैनुअल मैक्रोन का बोलना है कि भाई ये सरकारी बेनिफिट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पैसा बेल आउट करना पड़ता है फ्रांस की सरकार को इस वर्कफोर्स को कंपनसेट करने के लिए। तो बेटर ये रहेगा कि चूंकि आज की डेट में हेल्थ केयर फैसिलिटीज बहुत बढ़िया हो गई हैं, लोग लंबे समय तक जी रहे हैं, तो थोड़ा लंबा काम कर लें। तो जो इंसान 62 पे रिटायर होता था वो 64 पे रिटायर है। अब इंडिया के अंदर तो भैया 60 की रिटायरमेंट एज को 58 करने की बात की जा रही है, और यहां पे 62 से 64 कर रहे हैं इमैनुअल मैक्रोन, तो बवाल मचा पड़ा है। क्योंकि फ्रांस के लोग क्या ना, डेवलप्ड कंट्री के लोग हैं, उनका क्या है कि यार एक समय तक ही काम करेंगे, उस समय के बाद नहीं काम करेंगे। पहले जब 60 से 62 बढ़ा के की गई थी रिटायरमेंट की एज फ्रांस के अंदर, तब भी काफी बवाल हुआ था, लेकिन वो 2010 तक वह बवाल, उसके बाद नहीं हुआ। बट अब तो खतरनाक ही हो रखा है। ठीक है, अपोजिशन ने 2 नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिए इमैनुअल मैक्रोन के अगेंस्ट। वो तो इनकी कंजर्वेटिव रिपब्लिकन पार्टी को आप कह लो 9 वोट से बचना पड़ गया। कहीं ना कहीं ओवरऑल कुछ लोग फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन के इस एजेंडा को सपोर्ट भी करते हैं, बट बड़े स्केल पे फ्रांस के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। 80% लोग स्ट्राइक्स के प्रति अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो इमैनुअल मैक्रोन कर रहे हैं वो सही नहीं है। 1959 से लेकर अब तक आर्टिकल 49.3 ऑफ द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन को 100 बार इन्वोक किया गया, जिसके अंदर प्रेसिडेंट बिना वोट के कोई बिल पास कर सकता है, लेकिन इतना तगड़ा प्रोटेस्ट पहले कभी भी नहीं हुआ है। खास बात यहां पे यह है कि इमैनुअल मैक्रोन अपने लेजिस्लेशन को यहां पे वापस भी नहीं ले रहे हैं। तो लेट्स सी इमैनुअल मैक्रोन इस लेवल के अपोजिशन को हैंडल कर पाएंगे, ये तो देखो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। वैसे देखा जाए तो उनकी रेटिंग 28% थी लगभग, जब 49.3 की पावर को उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था। अब तो और कम हो गई है, लेकिन अगर इलेक्शन होता है तो पावर राइट विंग तबके के पास जा सकती है, वो फ्रांस के अंदर और डिवीजन फैला सकता है, वो माइनॉरिटी के अगेंस्ट वाला बवाल, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रोग्रेसिव लोगों का ये बोलना है कि मैक्रोन जो कर रहे हैं वो सही है, बट ऑब्वियस सी बात है प्रोग्रेसिव चीजों में सपोर्ट नहीं आ पाता लोगों का। फिर नेक्स्ट सुनाक गैम्बल। भाई देखिए, आज की डेट में स्मार्टफोन का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, तो जो गरीब है ना दुनिया के, वो ये जान जाते हैं कि अमीर कैसे रहते हैं। अब अगर आप सीरिया और यमन में रहने वाले लोगों के पर्सपेक्टिव से सोचो तो उनकी उम्मीदें टूट चुकी हैं। उनको पता चल चुका है कि भाई इस प्रॉब्लम से हम निजात नहीं पा पाएंगे, एक काम करते हैं कहीं और चलते हैं। तो वो मुश्किल बोटों वोटों पर बैठ के बड़ा मुश्किल रास्ता तय करके जर्मनी या इंग्लैंड जैसी कंट्रीज में पहुंचना चाहते हैं। 2022 में ब्रिटेन के अंदर 45,000 लोग इलीगली सी के रास्ते से घुसे। 2018 के कंपैरिजन में ये 300 था। 2018 में 300 लोग घुसे थे, 2022 में 45,000 लोग घुसे। इसके चलते ब्रिटेन की सरकार को प्रतिदिन $6 मिलियन का खर्चा उठाना पड़ रहा है। अब यहां पे प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक ने ये नॉर्दर्न आयरलैंड की ट्रेड डील के बाद और यूरोपियन यूनियन का जो ब्रेक्जिट है उसके बाद, इसके बाद यहां पे ऋषि सुनाक ने बड़ा स्ट्रांग डिसीजन लिया। ऋषि सुनाक को इस पर्टिकुलर डिसीजन में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन भी मना कर रहे हैं और लॉयलिस्ट आयरिश यूनियनिस्ट भी मना कर रहे हैं कि ऐसा मत करिए। बट ऋषि सुनाक ने यहां पे इलीगल इमिग्रेशन को खत्म करने का बेड़ा सा उठा लिया है, और जो लोग इलीगली यूके के अंदर घुस रहे हैं उनको अर्जेंट बेसिस पे डिपोर्ट किया जाएगा, ये भी यहां पे बोला है। जो इंडियन ओरिजिन की होम मिनिस्टर है सुएला ब्रेवरमैन, इन्होंने रवांडा को बोला है कि जो भी लोग इलीगली यूके के अंदर घुस रहे हैं हम जल्दी आपके पास भेज देंगे। रवांडा को पैसे दे दिए तो रवांडा के अंदर थोड़ा बहुत पैसा ऐसा लेके इनको रखा जाएगा और फिर रवांडा से अलग जगह पे शिफ्ट होने का प्लान बना सकते हैं। अब सीरिया से कोई इंसान चला है तो रवांडा तो नहीं जाना चाहेगा, वो यूके जाना चाहेगा। अब यूके पहुंचने के बाद उनको फ्लाइट में चढ़ा के रवांडा भेज दो तो इस बात का अपोजिशन तो होगा ही। तो ऋषि सुनाक के इस डिसीजन को लेबर लॉर्ड्स अपर हाउस अपोज कर रहा है, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स अप्रूव कर रहा है, यूएन रिफ्यूजी एजेंसी अपोज कर रही है, एमनेस्टी इंटरनेशनल अपोज कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी ऋषि सुनाक इस इमिग्रेशन के स्टैंड पे डटे हुए हैं। लेट्स सी वो कितना लंबा टेक पाते हैं। फिर नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स द ब्लो फॉर बोथ मीडिया फ्रीडम एंड फेयर प्रोसीजर। अभी रिसेंटली क्या हुआ, मैंने कल भी इसको न्यूज में डिस्कस किया था, मलयालम चैनल मीडिया वन, इसके रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसको आर्बिट्री एक्शन के तहत बंद किया गया। नेशनल सिक्योरिटी कंसीडरेशन दिखा के आपने एक आउटलेट बंद कर दिया, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने बोला है कि नेशनल सिक्योरिटी का ये टॉपिक आउट ऑफ थिन एयर नहीं आ सकता है, आपको ओवरऑल प्रॉपर फैक्ट्स को सबमिट करना पड़ेगा। और कोई एक मीडिया आउटलेट एंटी एस्टैब्लिशमेंट क्रिटिकल ओपिनियन दिखा रहा है तो उसके बेसिस पे आप उसकी प्रेस को बंद नहीं कर सकते, ठीक है। फिर ओवरऑल सीक्रेट आप कह लो फोल्डर में
सील्ड कवर फोल्डर में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई केरला हाई कोर्ट को, और उसके बेसिस पे केरला हाई कोर्ट ने मीडिया वन को बैन भी कर दिया, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं किया। बाद में सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे केरला हाई कोर्ट के जो प्रोसीजर उसको भी क्वेश्चन कर रही है, क्योंकि जो सील्ड कवर के अंदर से जो इंफॉर्मेशन निकली है ना कि आपका मीडिया वन का जमात इस्लामी के साथ लिंक है, ये इंफॉर्मेशन भी इनफ नहीं है इस बात को प्रूव करने के लिए कि मीडिया वन के ओवरऑल देश की नेशनल सिक्योरिटी को बिगाड़ने के रिस्पेक्ट में कुछ कर रहा है। तो अगर आप देखो तो सील्ड कवर प्रोसीजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक झाड़ सी लगाई है यहाँ पे केरला हाई कोर्ट को, और क्लियर कट तरीके से सरकार को बोल दिया है कि भाई एंटी स्टैब्लिशमेंट बात अगर कोई करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एंटी नेशनल, उसके बेसिस पे आप उसके ऊपर बैन नहीं लगा सकते। ओवरऑल अगर आप कोई बैन का डिसीजन लगा रहे हो तो उसको बहुत सारे रेलेवेंट टेस्ट के थ्रू आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। कोर्ट ने यहाँ पे एक एमिकस क्यूरी भी यहाँ पे बनाया है, जो कि बेसिकली इस बात को देखेगा कि अगर सील्ड कवर के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन कोर्ट के पास सबमिट की जाती है तो वो एमिकस क्यूरी उस अल्टरनेटिव प्रोसीजर से पता करने की कोशिश करेगा कि क्या सच में छुपाने की जरूरत है इन्फॉर्मेशन को, और अगर छुपाने की जरूरत है तो कितनी इन्फॉर्मेशन छुपाई जा सकती है और कितने इन्फॉर्मेशन को पब्लिक किया जा सकता है। फिर भाई भूटान के 5वें किंग जिग्मे खेसार नामग्याल वांगचुक ये इंडिया आए थे। अब इनकी विजिट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी से लिखे, बहुत सारे एरियाज में जॉइंट स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। भूटान के नेक्स्ट डेवलपमेंटल प्लान्स और एडिशनल स्टैंड बाय लाइंस ऑफ क्रेडिट के लिए यहाँ पे बातचीत हुई। हाइड्रो पावर जो इंडिया भूटान के टाइज का कॉर्नर स्टोन है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे बातचीत हुई है। शंकोज और पुनान सांगचू प्रोडक्ट्स को फिर से शुरू करने की यहाँ पे बातचीत हुई है। चूखा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के टैरिफ को यहाँ पे बढ़ाने की बातचीत की है, ज्यादा पैसा देंगे भूटान को हम जो पावर वो यहाँ पे पैदा कर रहे हैं। एक क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक बनाने की बात की है, चेक पॉइंट बनाने की बात की है थर्ड कंट्री के नेशनल्स के लिए। स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के से रिलेटेड स्पेस रिसर्च स्किलिंग स्टार्टअप्स को भूटान के साथ पार्टनरशिप में चलाने की बात की जा रही। तो बेसिकली कहीं ना कहीं जो भूटान का ट्रांसफॉर्म इनिशिएटिव है उसको इंडिया यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। भूटान के अंदर 2021 में अनएम्प्लॉयमेंट था 21%। भूटान से बड़े तादाद में लोग निकल के पहले इंडिया में पढ़ते थे, लेकिन अभी दुनिया भर में फैल रहे हैं। तो ये जो भूटान का टैलेंट लॉट है पहले इंडिया पे डिपेंडेंट था, अभी पूरी दुनिया पे डिपेंडेंट होगा, तो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है, जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, वो यहाँ पे कम होगा। सबसे खास टेंशन की बात यह है कि रिसेंटली ही एक यूरोपियन पेपर को इंटरव्यू देते वक्त भूटान के प्राइम मिनिस्टर ने यह बोला कि अगले 1 से 2 वोटिंग में भूटान और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो जाएगा। अब दोस्तों अगर ये यहाँ पे चिकन नेक कॉरिडोर है, ठीक है ना, इधर आपका सिक्किम है और ये आपका रहा भूटान, ये भूटान है, तो यहाँ पे है डोकालाम प्लेट्यू। चाइना बोल रहा है डोकालाम प्लेट्यू हमको दे दो और यहाँ पे 400 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका हमसे ले लो। भूटान कह रहा है कि इस पर्टिकुलर मीटिंग को लेके कुछ सेटलमेंट होने वाला है। तो इंडिया को यहाँ पे टेंशन हो गई कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास डोकलाम का अगर ओवरऑल स्ट्रेटेजिक इलाका सच में भूटान के हाथ से निकल के चाइना के पास चला जाता है, देन दैट विल बी अ वेरी वेरी टफ सिनारियो फॉर इंडिया। तो इंडिया को यहाँ पे बहुत संभल के काम करने की जरूरत है। हाइपर नेशनलिज्म फैलाने की जरूरत नहीं है। चाइना का एंटागोनिज्म भूटान के ऊपर प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। कंट्री के प्रॉस्पेरिटी, भूटान की प्रॉस्पेरिटी पे हमको ध्यान देना है और दोनों कंट्रीज मीनफुली मिलकर एक दूसरे के साथ इंगेज करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको लेक्चर से मजा आया। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाइएगा। हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।